Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, this is third series of Entrepreneurship Development MCQ type questions along with its answers. इसके पहले हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर ली है जिसमें 80 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं अलॉन्ग विद देयर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। अगर आप उन दोनों सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर आप उन दोनों सीरीज़ की स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इन सीरीज़ को बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बिगिन करते हैं हमारी थर्ड सीरीज से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को। हम स्टार्ट करते हैं हमारा 81st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? कैन अलाउ न्यू वेंचर्स टू कंपेयर on more or less equal terms with large firms, can lead to small businesses having reduced contact with its customers, is rarely used in small businesses, is used in many different industries and markets. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट्स फॉल्स है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो नए वेंचर्स को अलाउ करता है कॉम्पीट करने के लिए लार्ज फर्म के साथ, मे बी लेस और मोर टर्म्स में होगा वो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स रखने के लिए भी लीड करता है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज और मार्केट्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज रेयरली यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस जो कहा गया है वो करेक्ट नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग has been summarized as the 4 I's identification of target markets: interactive marketing methods, informal intelligence gathering, and what is the fourth? अब जो एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है यानी कि स्ट्रैटेजिक एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग है उसने 4 I को समराइज किया था। तो उन 4 I में से जो पहला I था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, दूसरा था इंटरैक्टिव मार्केटिंग मेथड्स, तीसरा है इनफॉर्मल इंटेलिजेंस गैदरिंग, और फोर्थ I कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, इंस्ट्रक्टिवनेस, इनोवेशन, इंटरनेट। तो जो 4 I थे उनमें से जो फोर्थ I जो बचा है वो है हमारा इनोवेशन का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंटरप्रेन्योर who owns more than one business at a time is called an intrapreneur, a corporate entrepreneur, a portfolio entrepreneur, none of the above. अब अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो एक साथ कई बिजनेसेस को अगर मैनेज कर रहा है या ओन करता हो तो उस एंटरप्रेन्योर को क्या कहेंगे? तो वो होता है हमारा पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Industries producing complete articles for direct consumption and also processing industries is called as manufacturing industries, feeder industries, service industries, mining और quarrying. अब जो इंडस्ट्रीज कंप्लीट आर्टिकल्स प्रोवाइड करती हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए प्रोसेसिंग आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे? तो वो इंडस्ट्रीज होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंप्लीट प्रोडक्ट भी तैयार होता है और कुछ रॉ मटेरियल्स भी तैयार होते हैं जो दूसरी कंपनीज के लिए प्रोसेसिंग यूनिट में काम आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash dash is primarily concerned with the identification, qualification and evaluation of project resources. Techno-economic analysis, feasibility analysis, input analysis, financial analysis. इनमें से कौन सा एनालिसिस है जो प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है प्रोजेक्ट रिसोर्सेज की क्वालिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए और इवैल्यूएशन के लिए? तो वो होता है फिजिबिलिटी एनालिसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Resource requirement in project becomes constant while the project is in its dash stage.
अब प्रोजेक्ट जब रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए जब प्रोजेक्ट कौन सी स्टेज में होता हो, तो प्रोजेक्ट जब भी अपना 80 to 95% काम कंप्लीट कर देता है तो उस टाइम पर हमारे जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोजेक्ट के वो कांस्टेंट होने चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लीड्स टू टाइम अंडर रन, कॉस्ट अंडर रन, टाइम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन। अब जब हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो अंडर एस्टिमेटेड होता है तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त हमारी कॉस्ट ओवर रन हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंटरिंग द फील्ड ऑफ मीडियम इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम कैन हैव मार्केट स्टडीज विद द सब्सिडियरी ऑफ 75% of the cost or 15,000 whichever is less, 75% of the cost or 15,000 whichever is high, 50% of the cost or 15,000 whichever is less, 50% of the cost or 15,000 whichever is high। अब जो नया एंटरप्रेन्योर है जो मीडियम इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है और वो फर्स्ट टाइम मार्केट की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग को सब्सिडी को अवेल कर रहा है तो उसे वो सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो वो मिलेगी 75% ऑफ दिस कॉस्ट या फिर 15,000, इनमें से जो कम होगी अमाउंट वो उसे मिलेगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजंस विच आर कंसर्न्ड विथ पॉलिसी मैटर्स and exercise fundamental influence on the objective of organization are called as organizational decisions, personal decisions, routine decisions, strategic decisions। अब पॉलिसी मैटर्स को लेकर अगर कोई डिसीजंस होने वाले होते हैं और उनका जो एक्सरसाइज है वो फंडामेंटली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, तो उन्हें कौन से डिसीजंस कहा जाता है, तो वो होते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 80HHB प्रोवाइड्स फॉर अ डिडक्शन ऑफ डैश of profits and gains earned by a resident Indian company। अब अगर हमारी कंपनी इंडियन रेसिडेंट है तो हमारी कंपनी अगर प्रॉफिट या गेन अर्न करती है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80HHB हमें कितना % का डिडक्शन मिलता है, तो रेसिडेंट कंपनी जो है इंडिया की उसे 50% का डिडक्शन 80HHB के तहत मिल जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, decisions which are non-repetitive and novel nature and required to solve unstructured problem is called as programmed decisions, non-programmed decisions, routine decisions, strategic decisions। अब जो डिसीजंस है वो नॉन रिपीटिटिव और नोवेल नेचर के हैं और हमारा जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए वो डिसीजन अगर हम लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो जैसे कि हमें इसमें बताया गया है, नेम में ही आया है नॉन रिपीटिटिव और नोवेल नेचर है, तो वो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू द जनरल मैनेजर DIC, डायरेक्टर DIC, जनरल मैनेजर NSIC, डायरेक्टर NSIC। अब जो एप्लीकेशन होता है रजिस्ट्रेशन का स्मॉल स्केल यूनिट के लिए वो सबमिट करना पड़ता है जनरल मैनेजर को, DIC को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन विच द कंपनी एड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन इज डैश, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन। अब जो डाइवर्सिफिकेशन का टाइप है जिसमें कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ या सर्विसेज के साथ उसी लाइन में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि सेम प्रोडक्ट इन लाइन में हम ऐड कर रहे हैं तो वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following is not an aspect of appraisal of term loans by commercial banks? Financial feasibility, technical feasibility, economic feasibility, societal feasibility। अब इनमें से वो कौन सा एस्पेक्ट है जो हमारी कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए अप्रेजल के लिए काम करता है, तो वो होता है सोसाइटल फिजिबिलिटी, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक्स के तहत हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन डी सोसाइटल फिजिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The type of diversification in which the company adds up same type of products at the same level of production is conglomerate diversification, horizontal integration, vertical integration, concentric integration. अब डाइवर्सिफिकेशन का वो कौन सा टाइप है जिसमें कंपनी ऐड करती है सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट को सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में सेम तरह के प्रोडक्ट्स को हम साथ में लेके जाएंगे, साथ में ऐड कर देंगे। और जो अभी अभी हमने देखा कि वर्टिकल इंटीग्रेशन था, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम सेम लाइन, प्रोडक्ट की जो लाइन है वो लाइन को सेम रखेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करेंगे, तो वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर? टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सोर्स ऑफ फंड्स, to see if there is any possible barriers to success, to estimate the expected sales, to explore the potential customers. अब एंटरप्रेन्योर फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करता है उसके न्यू वेंचर को स्टार्ट करने से पहले? तो उसे जो कोई भी उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए बैरियर्स है, जो कुछ भी पॉसिबल बैरियर्स होंगे, उन्हें देखने के लिए ये फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। So feasibility study is very essential to see any possible barriers to success. So option B is the correct answer. Next question, when a firm enters into business which is unrelated to its existing business, both in terms of technology and marketing, conglomerate diversification, horizontal integration, vertical integration, concentric integration. अब जब भी कोई बिजनेस फर्म है वो एंटर कर देती है अपने अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ एग्जिस्टिंग बिजनेस में और हमारी टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के टर्म्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर लोकेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इन ईच स्टेट, ओनली इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ओनली इन सेलेक्टेड स्टेट्स। तो जैसे कि हमें पता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसमें, तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद होते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर लोकेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज टू एनकरेज यूनिट्स टू अंडरटेक डैश, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑल ऑफ द अबव। अब जो सॉफ्ट लोन स्कीम है वो इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है, और इंडस्ट्रीज़ को कौन से पर्पज से इनकरेज करने के लिए दी जाती है? तो यहाँ पर हमारे पास सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि सॉफ्ट लोन स्कीम जो है वो इनकरेज करती है मॉडर्नाइजेशन के लिए, हमारी फिक्स्ड एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए या फिर रिनोवेशन के लिए। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीड कैपिटल असिस्टेंस डैश, सीड कैपिटल असिस्टेंस क्या है? अ लॉन्ग टर्म असिस्टेंट, इनिशियल असिस्टेंस, अ हेल्प फॉर द परचेस ऑफ सीड्स, अ शॉर्ट टर्म असिस्टेंस। तो सीड कैपिटल असिस्टेंस, सीड का मतलब होता है बेस, तो सीड कैपिटल जो है वो इनिशियल असिस्टेंस होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प existing entrepreneurs, first generation entrepreneurs, future generation entrepreneurs, drone entrepreneurs। अब EDPs जो है वो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? तो EDPs फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, DIC is headed by general manager in the rank of joint director of industries, assistant director of industries, नॉन डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर। अब DIC जो है वो हेड किया जाता है जनरल मैनेजर। वो जो जनरल मैनेजर है वो किसकी रैंक में आता है? तो वो जनरल मैनेजर होता है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज की रैंक में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ग्रांट फिनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर पार्टिसिपेशन इन इक्विटी कैपिटल ओनली, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव।
अब इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जो है वो फिनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, किस लिए? तो वो इक्विटी कैपिटल में पार्टिसिपेशन करने के लिए ग्रांट करती है, फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन के लिए भी ग्रांट करती है, और वर्किंग कैपिटल का भी असिस्टेंस देती है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80J of the Income Tax Act 1961, small scale industries are exempted from the payment of income tax on their profits at 6% per annum, 6% per month, 5% per annum, 5% per annum। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 80J है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनकी जो इनकम टैक्स है प्रॉफिट पर मिलने वाली उसकी पेमेंट पर एग्जम्प्ट करता है कितने परसेंट के लिए? तो वो एग्जम्प्ट करता है 6% पर एनम के लिए, ईयरली 6% का एग्जम्पशन उन्हें मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी विच स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज IPR 1940, IPR 1948, IPR 1956, IPR 1977। अब एक पॉलिसी है जो हमारे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो स्ट्रेस्ड रोल होता है उसका और उनका बैलेंस करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब कंट्री में हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैलेंस करने के लिए कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो पॉलिसी बनी गई थी वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the policy which emphasized the need of promoting small scale industries through integrated industrial development is IPR 1948, IPR 1956, IPR 1977, IPR 1980। अब एक जो पॉलिसी जी थी जो एम्फसाइज करती थी प्रमोशन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वो एक नीड थी और वो प्रमोशन होता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंटीग्रेटेड करके। तो ये वाली पॉलिसी कब इमर्ज हुई थी? तो ये वाली पॉलिसी जो आई थी वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1977 में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल स्केल यूनिट विशिंग टू एक्सपोर्ट has to obtain exporter's code number from dash, the Reserve Bank of India, the Central Bank of India, any regional bank, any international bank। अब जो स्मॉल स्केल यूनिट है वो विश कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्टर कोड नंबर को ऑब्टेन कर रहा है। तो ये एक्सपोर्टर कोड नंबर जो ऑब्टेन करना है वो कहाँ से ऑब्टेन करना होगा? तो वो ऑब्टेन करना पड़ता है RBI से। सो ऑप्शन ए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the expenses incurred on the setting up of enterprise are called as cost of financing, cost of promotion, cost of fixed asset, cost of current assets। अब हमारी एंटरप्राइज को सेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर्ड करते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रमोशन। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर कैपिटलाइजेशन अराइजेस ड्यू टू excess of assets over liabilities, excess of liabilities over the assets, actual earnings are lower than the expected earnings, actual earnings are higher than the expected earnings। अब ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है या फिर वो अराइज कैसे होता है? तो जब भी हमारे जो एक्चुअल अर्निंग्स होते हैं वो कम हो जाते हैं हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के साथ, तो तब होता है हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ऑप्शन सी जो है एक्चुअल अर्निंग्स आर लोअर देन द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कैपिटलाइजेशन अराइजेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर द एसेट्स, एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज हायर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एंड एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन उस वजह से होता है जब हमारा एक्चुअल कैपिटलाइजेशन जो होता है वो लोअर हो जाता है हमारी प्रॉपर कैपिटलाइजेशन के साथ, या फिर हमारी जो एक्चुअल अर्निंग्स होती है वो हाई हो जाती है हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग के साथ, तो तब होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ओवर कैपिटलाइजेशन? एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स ऑन एक्सेसिव अमाउंट्स, अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ अर्निंग्स, using lower rate of capitalization, underestimation of required funds। अब ओवर कैपिटलाइजेशन इनमें से किसकी वजह से होता है?
तो ओवर कैपिटलाइजेशन, जब भी हम हमारे फिक्स्ड एसेट को एक्सेसिव अमाउंट्स में अगर एक्वायर कर दें तो हमारा कैपिटलाइजेशन जो है वो कैपिटलाइजेशन की अमाउंट बढ़ जाएगी, ओवर हो जाएगी, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट है वो ओवर वैल्यूड है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अंडर कैपिटलाइजेशन? इनमें से कौन सा अंडर कैपिटलाइजेशन को लीड करता है, प्रमोट करता है? रेजिंग ऑफ मोर मनी बाय इशू ऑफ शेयर्स, acquiring fixed asset at excessive amount, overestimation of earnings for enterprise, underestimation of initial rate of earnings। तो अंडर कैपिटलाइजेशन जो होगा वो होगा हमारी इनिशियल रेट ऑफ अर्निंग्स जो है उसको अंडर एस्टिमेट करने के बाद। सो ऑप्शन डी, अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ अर्निंग्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस मीन्स डैश, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब होता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ वैलिड डेफिनेशन ऑफ ए बिजनेस पर्पज इज टू डैश, क्रिएट अ कस्टमर, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, सर्व्स द सोसाइटी, इंक्रीज द वेल्थ ऑफ ए फर्म। अब हमारी बिजनेस की जो एक वैलिड डेफिनेशन होनी चाहिए वो डेफिनेशन क्या होती है? अब जब बिजनेस का नाम आता है तो बिजनेस हम एक ही चीज़ के लिए करते हैं ताकि हम उसमें से मनी क्रिएट कर सकें, प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये हमारी किसी भी बिजनेस का एक अल्टीमेट गोल होता है। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द वैलिड डेफिनेशन फॉर बिजनेस पर्पज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a performance and credit rating scheme has been launched by the MSME Ministry to assess the creditworthiness and capabilities of industries in the sector. What is called as performance and credit rating scheme? Zero defect, zero effect certification, performance and economy rating scheme, rebill। अब जो परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम है वो लॉन्च की गई थी MSME मिनिस्ट्री ने, और वो एसेस करती थी क्रेडिट वर्दीनेस और कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ को और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो थी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, वो स्कीम का नाम था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन मीन्स पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोटर इज अ पर्सन हु डैश, टेक्स पार्ट इन द कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इज अ डायरेक्टर, इज अ रिलेटिव ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्क्स टू पब्लिसिटी टू द कंपनी। प्रमोटर वो एक पर्सन होता है जो हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए एक्टिवली पार्ट लेता है, इनिशिएट करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म कैपिटलाइजेशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कैपिटलाइजेशन की जो टर्म है वो यूज होती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sources is not used for medium term financing? Issue of equity shares, issue of debentures, term loan from banks, sale of current assets। अब हमारी जो मीडियम टर्म फिनेंसिंग है उसके लिए जो सोर्सेस होने चाहिए वो सोर्सेस इनमें से कौन से नहीं हैं, या फिर इनमें से कौन से सोर्स हम उसके लिए यूज़ नहीं करते? तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो मीडियम टर्म फिनेंसिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम इशू करते हैं, लॉन्ग टर्म फिनांस होता है वो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी प्रूव्स अ बर्डन ऑन फिनांसेस ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स? इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। इनमें से वो कौन सी सिक्योरिटी है जो कंपनी के फिनांस पर बर्डन बन जाती है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती? तो वो होते हैं डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर जो है वो डिबेंचर एक लोन के तहत हम यूज़ करते हैं, वो एक लोन फिनांसिंग की तरह हमारी कंपनी में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर रही है तो हमारी फिनांस के लिए डिबेंचर्स का एक बर्डन बन जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way we have completed our third series of EDP MCQ type questions.
फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर दी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। इसी के साथ साथ कई अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स के और कई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू टाइप सीरीज़ और उनके वीडियोस मैंने मेरी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सारी सीरीज़ की पढ़ाई कीजिए। फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की एमसीक्यू सीरीज़ और एक है, जिसे लेकर मैं आऊँगी बहुत जल्द आप सभी के सामने। तो उस सीरीज़ में मिलेंगे दोस्तों फिर से हम लोग। तब तक के लिए आप इन सीरीज़ की पढ़ाई कीजिए, इन्हें देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।